हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आप लोगों की एफकेट एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी होगी। तो देखो, एग्जामिनेशन आपका काफ़ी नज़दीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए टुडे वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट मैथमेटिक्स इन ब्रीफ, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम ब्रीफ में देखेंगे, सभी टॉपिक्स के जो भी मेन सिनेरियोज बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, ओके। एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट। जितना भी मैथमेटिक्स होगा सब पे आपका अगले 20-21 मिनट में एक बर्ड आई व्यू बन जाएगा, क्विक रिवीजन होगा, सारा मैथमेटिक्स आपकी नज़रों के सामने से निकल जाएगा, ओके। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहेंगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई क्या फॉर्मूला था, कहाँ पे कैसे होना था। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आपको काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भी करके जाते थे, तो इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। देखो, बच्चे कर नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है रिवीजन करने में, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर की हैं और आपको कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सारी पॉइंट टू पॉइंट होंगी, मैंने सारी एडिटिंग में निकाल दी हैं, ओके। तो प्लीज सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझना। आई एम डेड श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एंड। यू विल गेट टू नो कि आपका मैथमेटिक्स पे एक तरीके से पूरा होल्ड बनेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपके दिमाग में से निकल के जाएंगी, तो पूरा मैथमेटिक्स आपके दिमाग में से 20-21 मिनट में निकल जाएगा, तो आपका एक पूरा बर्ड आई व्यू बनेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेन सिनेरियोज बनते हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ इसी तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और एसएसबी की भी कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल टॉपिक एवरेज। इससे आपसे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है, राइट। तो देखो, आपके ये फ्री कैसे 3 नंबर हैं, ये आपके मिस नहीं होने चाहिए। और देखो, इस टॉपिक का एक ही फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, जो कि है एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी फॉर्मूला में वो उथल पुथल मचाएगा, नए नए सिनेरियो डालेगा। अब देखो, वो इसमें कुछ भी सिनेरियो ले सकता है, वो किसी क्रिकेटर के रन्स ले सकता है या किसी क्लास का कोई रिकॉर्ड ले सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर वो क्वेश्चन बना सकता है, उनके मार्क्स पे क्वेश्चन बना सकता है, उनके वेट पे क्वेश्चन बना सकता है। तो देखो, ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स दिलाएगा। देखो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कि माना किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो बोल देगा कि भाई शुरू के 11 स्टूडेंट्स का वेट इतना है और लास्ट के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, एक को छोड़ के, उनका वेट इतना है। तो बताइए ये जो बीच वाला स्टूडेंट है इसका वेट कितना होगा। तो देखो, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, सभी स्टूडेंट्स के वेट का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। वो इसमें ये पूछ सकता है कि भाई किसी क्रिकेटर के 40 इनिंग्स में इतने रन्स हैं, तो अगली वाली इनिंग्स में उसको कितने रन्स स्कोर करने चाहिए जिससे कि उसका एवरेज इतना हो जाए, राइट। तो देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इस पर एक क्वेश्चन आएगा। इस फॉर्मूला को देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये कब आएगा फॉर्मूला आपके काम में, जैसे कि वो बोले कि किसी क्लास में गर्ल्स का एवरेज वेट इतना है और बॉयज का एवरेज वेट इतना है, तो पूछ लेगा कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का सभी को मिला के एवरेज वेट कितना होगा। तो देखो, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज इंटू उनका एवरेज वेट प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू उनका एवरेज वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। देखो, वही है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से आया है। फॉर्मूला क्या है, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूला में उसको नए नए सिनेरियोज रखने हैं और इसी पर वो आपका क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना है तो देखो, इसी में वो 2 सिनेरियो लगवा देगा, बोल देगा कि पहली बार में एवरेज इतना है, तो बताइए एक स्टूडेंट हट जाता है तो उसका एवरेज कितना होगा। तो देखो, पहली बार में आपको ये वेट निकालना होगा एवरेज का फॉर्मूला लगा के, और दूसरी बार में लगा के जो वो स्टूडेंट है उसका आप वेट निकाल सकते हैं, राइट। अगला देखो टॉपिक क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें वेरियस कैटेगरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्या क्या बनते हैं, एक तो ट्रेन एंड स्पीड पर बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पर बनते हैं, और सिंपल वाले क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि भाई 2 ट्रेन्स हैं, 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, तो बताइए किस टाइम पर वो आके मिलेंगी। या कोई चोर किसी पुलिस मैन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो वो बताइए कितनी देर में उसको पकड़ लेगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मिला के 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो, ये सारा टॉपिक, ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सभी एक ही फॉर्मूला पर हैं और फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ओनली। ये फॉर्मूला आपको 4 से 5 क्वेश्चंस यानी कि 12 to 15 मार्क्स दिलाएगा। देखो, अननेसेसरीली बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स का फोबिया है, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ में काम करो ना, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। और 10th के लेवल की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जा रही है, 10th लेवल का बच्चा इसके धुएं उड़ा देगा इस मैथमेटिक्स के, जो आपके एफकेट में पूछी जाती है, ओके। थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में यदि आप काम करो ना, तो आप फतेह हासिल कर सकते हो। यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड आई कीप टेलिंग यू दैट स्मार्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू
हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क होना चाहिए लेकिन स्मार्टनेस के साथ में होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका होना चाहिए, राइट। तो देखो अभी हम ट्रेन और स्पीड वाला देखते हैं, ट्रेन और स्पीड पे आपसे क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और देखो फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला से आपके ये सारे क्वेश्चन होने हैं। देखो माना ये कोई ट्रेन है, एक ट्रेन के बारे में वो बात कर रहा होगा, ट्रेन का मूवमेंट हो रहा होगा, उसकी स्पीड और कितना टाइम लेती है वो किसी भी चीज को क्रॉस करने में। अब वो जो चीज को कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी लेंथ नहीं है, या वो ऐसा हो सकता है जिसकी लेंथ हो सकती है, और वो मूवेबल हो सकता है या नॉन मूवेबल हो सकता है। तो ये 3-4 तरीके की कंडीशंस बनती हैं एंड ऑल आर वेरी सिंपल, ठीक है। देखो माना ये कोई ट्रेन है, ये मूवेबल ट्रेन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका इंजन है और ये इसकी एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी भी लेंथ है, उसकी भी लेंथ है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये कोई ट्रेन हो सकती है, कोई टनल हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, राइट। तो देखो इसमें आपको ध्यान में रखने की क्या जरूरत है कि ये जो ट्रेन होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ये क्रॉस करेगी, उसको कंप्लीटली क्रॉस करने में ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो इसकी जो खुद की लेंथ है वो होगी ही होगी। अब देखो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी की लेंथ नहीं है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक पोल है, टेलीग्राफ पोल है, कोई स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, बस है। तो इनकी जो लेंथ होती है वो ट्रेन के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होती है, राइट। तो देखो जब ये इन ऑब्जेक्ट्स को कवर कर रही होगी, इनको क्रॉस कर रही होगी, तो इसके द्वारा जो कवर की हुई डिस्टेंस होगी वो इसकी खुद की लेंथ होगी। ओके, जो ट्रेन जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसकी लेंथ होगी। अब यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी की लेंथ है, देखो अभी हमने कवर किया कि भाई उनकी लेंथ नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट्स अभी हमने देखे। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी की लेंथ है, जैसे कि कोई दूसरी ट्रेन आ जाए या कोई ब्रिज आ जाए या कोई टनल आ जाए। तो देखो माना ये कोई टनल है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टनल है या ब्रिज मान लो। तो देखो इसको कंप्लीटली कवर करने में जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो एक तो इसकी खुद की ट्रेन की लेंथ होगी और इसकी भी लेंथ होगी, दोनों का एडिशन होगा। और हमेशा एडिशन ही होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा किसी भी केस में, हमेशा एडिशन होगा। यदि ये ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी खुद की भी लेंथ है, लंबी है, वो 100 मीटर है, 50 मीटर है, 150 मीटर है, तो आपको हमेशा वो ऐड करनी है। तो देखो ये जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है इसमें आपको इन दोनों की लेंथ को ऐड करना है, राइट। तो देखो अभी हमने बात की लेंथ के बारे में, तो देखो लेंथ वाला ये जो डिस्टेंस वाला जो केस है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूवेबल है या नहीं है। जैसे कि टेलीग्राफ पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो तो देखो मूवेबल नहीं है, वो तो स्टेबल होगा, तो देखो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, राइट। तो उस केस में उसकी स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट मूवेबल है, जैसे कि ट्रेन है, कार है, स्कूटर है, तो बेटा ऐसे केस में होगा फिर रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो जो इनकी स्पीड होंगी उनमें अंतर आएगा इस फॉर्मूला में लगाने में। अब देखो स्पीड में भी ये 2 केस बनते हैं कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जैसे कि ये ट्रेन है और वो बोल दे कि स्कूटर चल रहा है और उसके पैरेलल जा रही है, तो बताओ उस स्कूटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब 2 केस बनते हैं, एक केस ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक केस बनता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो देखो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आप खुद सोच के देख लो, जब आप एक ट्रेन में बैठे होते हो और जब 2 ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो प्रोसेस कितना फास्ट होता है, फास्ट होता नहीं होता है, कुछ चंद सेकंड्स में ही दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। और जब पैरेलल चलती होती हैं तो ये स्पीड क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आपने देखो ऑब्जर्व किया होगा, जब 2 ट्रेन्स पैरेलल चल रही होती हैं वो अच्छी खासी स्पीड पे चल रही होती हैं, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही होती है, लेकिन फिर भी आपको ये फील हो रहा होता है कि भाई दूसरी ट्रेन कितनी स्लो चल रही है। ओके, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो देखो मेन थिंग क्या है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का सारा खेल है। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा, 100% ट्रेन एंड स्पीड से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि ऑब्जेक्ट दोनों ऐसे हैं कि उनकी लेंथ है तो आपको ये ऐड करनी है, दोनों की लेंथ को कंसीडर करना है। और यदि लेंथ नहीं है तो दूसरी वाली को 0 मानो, ओनली इस ट्रेन की लेंथ को कंसीडर करना है। यदि दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूवेबल है तो उसकी आपको स्पीड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करना है, और सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करना है। यही है इसका सारा निचोड़, सारा टॉपिक इसी फॉर्मूला पर है और ये आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो 2 सिनेरियोज देगा, बोल देगा कि एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में उसको इतना टाइम लगता है, उसकी स्पीड इतनी है। तो देखो आपको इस वाले केस से इसकी लेंथ निकालनी होगी ट्रेन की, और दूसरे वाले केस में पूछ लेगा कि 2 ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इतने टाइम में, तो बताइए दूसरी वाली ट्रेन की कितनी स्पीड होगी। तो इसकी स्पीड दे रखी है
लेंथ आपने निकाल ली, दूसरे की भी जो भी डिटेल पूछेगा वो आप कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जो मैंने बैचेज में इसको कवर किया था, इस टॉपिक को, बहुत सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए थे, लेकिन अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है बिकॉज आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड विद माई ऑफिस वर्क, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस लेने का प्रॉपर। तो देखो इस तरीके से एक फॉर्मूला से, अभी हमने 2 फॉर्मूला देखे हैं, एक फॉर्मूला से एवरेज वाले से आपके 3 नंबर और इस फॉर्मूला से आपके 3 नंबर, और 100% है श्योर जीके में करंट अफेयर्स के आप पीछे भागोगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। देखो यदि आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करना। अब देखो अनदर टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, वो है बोट एंड स्ट्रीम। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम का केस क्या है, माना ये कोई रिवर है और इसका जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो है VW, यानी कि वाटर की स्पीड, राइट। अब देखो इसमें 2 केस बनते हैं, इसमें आपकी बोट जो है ये तैरेगी, ये इसमें यहाँ पर मूवमेंट इसका होगा। तो देखो बोट की जो स्पीड होगी, माना स्टिल वाटर में वो है VB, ये इसकी जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में VB है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, राइट, यहाँ पे अर्थ पे नदी के बाहर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो देखो जब वो ऑब्जर्व करेगा, ये देखो एक रिलेटिव मोशन है, ये है ऑब्जर्वर और ये है आपकी बोट। जब ये बोट पानी में तैरेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो वाटर की स्पीड से अफेक्ट होगी बेटा, ठीक है। जो वाटर की स्पीड होगी वो इसकी स्पीड को चेंज करेगी। अब देखो यदि ये बोट, ये वाटर की जो डायरेक्शन है इसी की डायरेक्शन में यदि ये चलती है तो दोनों की जो स्पीड होगी, इसको देखो कैसा फील होगा, स्पीड में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, दोनों की स्पीड ऐड होगी, राइट। ये जो देखो बोट की जो स्पीड है इसको पानी सहारा दे रहा है, ये इसको धकेल रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो पानी की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी, राइट। तो देखो एक केस बनता है ये वाला, जब इन दोनों की स्पीड ऐड होती है, जब बोट वाटर की ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, अब देखो इसको ये स्ट्रीम भी बोल सकता है, करंट भी बोल सकता है, फ्लो ऑफ वाटर भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, जो उसका मन आए, ये जो पानी बह रहा है, ठीक है। अब देखो अभी हमने देखा कि बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम, इसी की सेम डायरेक्शन में बोट ये विपरीत डायरेक्शन में भी तो जा सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकती है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, बोट कोशिश कर रही है इधर को जाने की, वाटर कोशिश कर रहा है इधर को जाने की, तो बताओ अर्थ के रेस्पेक्ट में इस बोट की जो स्पीड है वो इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। तो देखो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी, जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, उसमें से पानी की स्पीड को यदि हम घटा दें तो इस बंदे को ये बोट इस स्पीड से चलती हुई महसूस होगी इस डायरेक्शन में। ओके, तो देखो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 ही केस बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, एक डाउन स्ट्रीम वाला और एक अप स्ट्रीम वाला। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो अप स्ट्रीम में टाइम का 1/3 लगता है, तो बताइए कि बोट की स्पीड क्या है, या वाटर की स्पीड पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो मेन थिंग क्या है, आपको वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो आपको देखो क्या करना है कि दोनों की जो कंडीशन है ये टाइम वाली, इसको आपको इक्वल रख लेना है। क्या बोल रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम वाला है वो क्या है, इसका 1/3 है, तो यानी कि 1/3, ठीक है। अब देखो ये T1 और T2 की आप वैल्यू निकाल लो, ये वाली आपको जो स्पीड है उसको रखना है वो टाइम एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। इसको निकालोगे तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी, बड़ा सिंपल होगा। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। वो देखो कुछ भी सिनेरियो आपको बोल सकता है, लेकिन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में उसकी बात को लिखते हुए चले जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। मेन थिंग जो है वो आपको बस ये चीजें समझनी है। यदि आपके ये चीजें समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन केक वॉक है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो स्पीड देगा ना उसकी जो यूनिट होगी उस पर आपको ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, वो आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली आपको ये स्पीड्स निकालनी है और जो कंडीशन वो बोले इसमें रख देना है और आपका आंसर आता हुआ चला जाएगा। जो जो वो बातें बोले उन बातों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हुए चले जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे अननेसेसरीली डरे हुए रहते हैं। देखो इससे 3 नंबर और अभी जो मैंने ट्रेन वाला कराया उससे 3 नंबर, सारा अभी 2 ही फॉर्मूला हमने अभी कवर करे, राइट। बस थोड़ा सा खेल बस इसका ही है, स्पीड वाले मैटर का। अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस में और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था। देखो वो पूछ लेगा कि कोई कार है, कोई स्कूटर है, कोई स्कूटी है, कोई ट्रेन है, व्हाटएवर इट इज, पूछ लेगा कि भाई वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है, माना ये है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। बोलेगा कि शुरू की 1/3 को वो इतने स्पीड से कवर करता है, इतने टाइम में कवर करता है, और आगे की जो है आधी स्पीड को इतने टाइम से करता है और इतने स्पीड से करता है, ओके, और इसको इतने से करता है। तो पूछ लेगा कि कंप्लीट जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड
स्पीड क्या है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। आपको तीनों केसेस में ये डिस्टेंस और जो टाइम लगेगा उसको निकाल के यही वाला फॉर्मूला देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे तीनों केसेस में आप निकाल के इसमें रख देना, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो निकल के आ जाएगी, राइट। एक टाइप का क्वेश्चन तो देखो ये बनता है, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी, माना इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। बोलेगा कि यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू करती है और यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू करती है, बताइए ये किस टाइम पे जाके मिलेंगे, ठीक है, या किस टाइम पे मिलेंगे या कितनी डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे। ये जैसे 100 है तो बताइए कितने किलोमीटर्स पे जाके ये मिलेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको देखो सोल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका देखो क्या है, वही जो अभी हमने ट्रेन एंड स्पीड में देखा था कि दोनों तरफ से आ रही हैं दो ट्रेन्स, तो उनकी स्पीड को ऐड कर दो और वही वाला फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो उससे आप करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको देखो क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से इस ट्रेन को आने में जो टाइम लगेगा वो यहां से इस ट्रेन को आने में जो टाइम लगेगा दोनों इक्वल होंगे। तो अभी जैसे हमने बोट वाले में किया था T1 इज इक्वल टू T2, इस तरीके से आपको रखना है। तो टाइम निकालो और फिर कोई से एक ट्रेन के केस के लिए उसमें जो फॉर्मूला होगा उसमें पुट कर देना, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप 100 में से उसको निकाल देंगे, जैसे माना कि ये है x तो ये हुई 100 माइनस x, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखो पुलिस और चोर वाला मैं बता रहा था, माना कि ये चोर है, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है और ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। तो देखो इसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों का जो टाइम होगा ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा, T1 इज इक्वल टू T2 होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, बस इसको आप करोगे तो आपके पास में t की वैल्यू आएगी और स्पीड आपको पता ही है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उससे आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बेटा देखो थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जाओ, अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। यदि आप कॉन्फिडेंट होके जाते हो तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेल, ठीक है। हाई मोरल के साथ में जाना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो है टाइम एंड वर्क। पूछेगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, राइट। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब देखो आप लोगों ने कर रखी होगी प्रैक्टिस, तो मेरे को इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस पर देखो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बात ये समझने की जरूरत है, जैसे कि उसने बोला कि ए किसी काम को n डेज में करता है, तो एक दिन में उसका जो काम होगा वो 1/n होगा। यदि वो बोले कि वो एक दिन में इतना काम करता है, तो बताइए उस काम को वो कितने दिन में करेगा। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो n डेज में वो कर देगा। एक बनता है इफिशिएंसी वाला कि ए जो है बी का दुगना इफिशिएंसी से काम करता है, या बोल देगा कि ए बी का आधी इफिशिएंसी से काम करता है, वो उसका दुगना मेहनती है। तो देखो हमको करना क्या है, यदि वो बोल रहा है कि दुगना मेहनती है तिगना मेहनती है, तो उसका जो एक दिन का काम होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये 1/n है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल काम ये करना है, राइट। इसमें देखो और क्या क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि माना 6 आदमी एक दिन में यदि 6 घंटे काम करें तो उसको वो 10 दिन में कर देते हैं, तो बताइए उसी काम को 10 आदमी यदि 2 घंटे पर डे काम करें तो बताइए कितने दिन में करेंगे। तो देखो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाई वो वर्क W इज इक्वल टू दूसरे वाले सिनेरियो में कि भाई कितने आदमी कितने दिन में कितने घंटे करेंगे। तो देखो इस तरीके से आप आसानी से डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। और देखो क्या बनता है इसमें क्वेश्चन, इसमें देखो कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे सिनेरियोज बनते हैं, लेकिन आपके एफकेट में कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल लेवल का ही क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोलेगा कि ए और बी दोनों ऑल्टरनेटिवली काम करना शुरू करते हैं, तो बोलेगा कि भाई कितने दिन में काम हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है। देखो आपको पेयर बनाने हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है, ए से और बी से, दोनों के पेयर बनाने, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखो ये सिस्टर्न और पाइप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी वही है। बोलेगा कि किसी टैंक को भरने में n आवर्स लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, तो देखो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, वो उसका 1/10। यही वाला कॉन्सेप्ट है जो ये टाइम एंड वर्क वाला हम देख रहे हैं। और बोलेगा कि नीचे उसमें एक होल है, वो उसको 20 घंटे में खाली कर देता है, तो देखो उसको हम माइनस कर देंगे 1/20। तो देखो यही रिजल्टेंट होगा। इस तरीके से वो पाइप एंड सिस्टम वाला भी हम कर सकते हैं। तो देखो ये भी काफी सिंपल है, इतना ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है।
अब देखो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ब्याज पे लिया है, जो अमाउंट लिया है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए लिया गया है, डिवाइडेड बाय 100। इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर ईयर होना चाहिए और जो टाइम है ये भी ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने महीनों में रख दिया या दिन में रख दिया। यदि ये टाइम दे रखा है जैसे कि 7 मंथ्स है तो आपको उसको 12 से डिवाइड करके पर ईयर करना होगा। 295 डेज दे रखा तो 365 से डिवाइड करके पर ईयर करना होगा। ये जो रेट है ये देखो रुपीस पर ईयर होना चाहिए। वो पैसे में देगा तो आपको उसको रुपीस पर ईयर में कन्वर्ट करना है। वो बोलेगा कि एक महीने के लिए है तो आपको उसको पूरे 12 महीने के लिए निकालना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, राइट। अभी हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट आता है निकल के इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसमें देखो प्रिंसिपल अमाउंट और जो ब्याज होती है, जो इंटरेस्ट होता है, उन दोनों का एडिशन निकल के आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अमाउंट ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। ठीक है, P क्या है, यह है प्रिंसिपल अमाउंट जिसको कि ब्याज पे लिया गया है, और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है n नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये A की वैल्यू निकालनी है। A क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है दोनों का एडिशन है। वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इस वाले अमाउंट में से हम ये प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI निकल के आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है पर ईयर के हिसाब से, राइट। यदि वो बोल दे कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे अप्लाई हो रखा है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको डबल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये चीजें होती हैं कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ रिवीजन। जब आप रिवीजन नहीं करते हो ना, तब यही चीजें होती हैं, कंफ्यूजन रहता है। पढ़ा तो आपने होगा लेकिन वहां पर फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था। यदि वो आपको क्वार्टरली बोल दे तो देखो इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अभी तक हम देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में कि जो रेट है वो सभी ईयर्स के लिए, जितनी भी उसने ड्यूरेशन दे रखी है, सबके लिए सेम है। लेकिन यदि वो बोल दे कि हर ईयर के लिए अलग अलग रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो देखो क्या करेंगे। अभी तक हम इसमें पार लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन अब क्या हर साल के लिए अलग अलग है। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। पहले साल के लिए R1 है, दूसरे के लिए R2 है, तीसरे के लिए R3 है। इस तरीके से जितने भी सालों के लिए वो जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, तो हम इस तरीके से कर लेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आती है जब ये नंबर ऑफ ईयर्स को इस तरीके से दे दे, इस फ्रैक्शन में दे दे, तो आप इसको पावर में किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो इसको लिखने का तरीका है, जो ये प्रॉपर इंटीजर है इसको तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है। इसकी पूरी पावर चढ़ा देंगे और जो ये जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है 2/3, इसको हम अलग से लिखेंगे और ये जो 2/3 है इसको हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। बाइनोमियल थ्योरम का जो आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा उसमें जैसे हम करते हैं, जिन लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी है, 12th के बाद में उन्होंने पढ़ा है अच्छे से, तो उनको पता होगा, राइट। तो देखो आपको सिंपली ये याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो हुई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स देखे हैं सबसे एक एक क्वेश्चन है और अराउंड 8-9 क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं। आपका अराउंड 45% जो सिलेबस है वो हम कर चुके हैं और देखो सारे के सारे एक एक फॉर्मूला पर ही हैं। ये भी देखो एक ही तो फॉर्मूला है, अलग अलग ईयर्स के लिए हमने कर लिया तो अलग अलग उसको एक्सपेंड कर दिया। हाफ ईयरली है तो 2 से उसको हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, माना हमने उसको खरीदा तो जितने रेट पे हमने उसको खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जितने रेट पे हमने उसको बेचा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस की बात। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात होगी परसेंटेज की कि जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट होगा, जो लॉस है वो कितने परसेंट होगा। तो देखो यदि प्रॉफिट की परसेंटेज पूछे तो जो परसेंटेज निकालते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि वो पूछे कि लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, तो देखो लॉस में क्या होगा, सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तो सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी, दोनों ही केसेस में सीपी होगा। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो देखो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे, इनका बड़ा यूज होगा।
अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनती हैं जिनसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि आप इनको मेथड से सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप विद इन ए फ्यू सेकेंड्स क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स, राइट। देखो ये क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलेगा कि कोई पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई गुड है कुछ भी है उसको X% के प्रॉफिट पर बेचता है, राइट। ये जब वो उसको बेचता है तो उसको X% का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि यदि वो उसको X रुपीज मोर पर बेचे तो उसको Y% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये जो बोल रहा है ना कि इतने रुपए और ज्यादा से बेचता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, इसको ऊपर रखेंगे और इसके डिवाइडेड बाई ये वाला जो गेन हो रहा है ये y माइनस ये वाला जो प्रॉफिट हो रहा है ये इंटू 100, बस परसेंटेज की बात हो रही है। तो देखो 100 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखो यहाँ पर हो रहा था प्रॉफिट, वो बोल दे कि यदि लॉस हो, यदि कोई बंदा किसी भी चीज को X% के लॉस पर बेचता है, राइट, उसने बेचा तो उसको X% का लॉस हुआ, तो यदि वो X रुपीज मोर, ये देखो कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, यदि वो X रुपीज मोर से बेचे तो उसको इतने % का गेन होता है। देखो बस ये वाली जो पहली वाली जो आधी लाइन है ना, यहीं पे चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है। तो देखो सिंपल वही फॉर्मूला है, यहाँ पर माइनस हो रहा था नीचे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ओनली निमोनिक टेक्निक, जिससे कि आप इसको फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा कहां पर प्लस कहां पर माइनस। देखो यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट मतलब कुछ बढ़ेगा कुछ इंक्रीज होगा। तो देखो ये वाली जो पूरी वैल्यू है, जो पूरी टर्म है, ये कब बढ़ेगी, जब इसका डिनोमिनेटर कम होगा। तो देखो कम कब होगा, जब हमें इसमें माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये ओवरऑल पूरी जो टर्म होगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ाने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, इससे आप आसानी से याद रखेंगे। ये जो लॉस की बात हो रही है तो ये वाली जो पूरी टर्म है कम कब होगी, लॉस मतलब कम होना, घटना। तो देखो ये कम कब होगी, ये पूरी वाली टर्म जब ये बढ़ेगी, जब इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू होगी वो घटेगी। बताओ बेटा घटेगी नहीं घटेगी। तो देखो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये मैंने ओनली याद करने के लिए बताया आपको। इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनता है, क्या बनता है कि यदि कुछ आर्टिकल्स, माना कि वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं, कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो y नंबर ऑफ आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, राइट। तो पूछेगा कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, तो 11 नंबर ऑफ चॉकलेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 नंबर ऑफ चॉकलेट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये x और y क्या है, x है 11 कॉस्ट प्राइस वाला, और ये जो है y ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो जब 11 चॉकलेट जितने रुपए में आ रही हैं, इतने रुपए वो ओनली 9 चॉकलेट्स बेचकर ही कमा ले रहा है। तो बताओ बेटा प्रॉफिट होगा नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y, राइट। जो छोटा वाला नंबर होगा, जो ये सेलिंग प्राइस वाला होगा, उसको नीचे लेके आएंगे और इंटू 100 करना है, तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट का। अब यदि ये कम हो रहा हो, जैसे कि माना कि 9 चॉकलेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 चॉकलेट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इसमें देखो घाटा होगा। जितने रुपए में उसने 9 चॉकलेट्स खरीदी हैं, इतने रुपए कमाने के लिए उसको 11 चॉकलेट्स बेचनी पड़ी हैं, तो उसको डेफिनेटली घाटा हो रहा होगा, तो लॉस हो रहा है। तो देखो लॉस परसेंटेज के लिए हम यही फॉर्मूला है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे और नीचे वो सेलिंग प्राइस वाला ही नंबर आएगा और इंटू 100 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। देखो ऐसे सिनेरियोज हैं जिनसे कि आपके नॉट ओनली इन एफकेट बट ऑल्सो इन ये एसएससी और बैंकिंग वगैरह, रेलवे के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सब में ये सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप नहीं करके गए हो, आपको ये नहीं पता है, तो वहाँ बहुत टाइम लगेगा आपको इनको सोल्व करने में, राइट। एक देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी आर्टिकल पर X% का गेन होता है और Y% का लॉस होता है, ठीक है, 2 बार उसको सेल किया जा रहा है। तो बताइए नेट इफेक्ट क्या हुआ, कि उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो इसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस x5 डिवाइडेड बाई 100, और ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी निकल के। तो देखो इसमें देखो क्या होगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस ही होता है। माना कि देखो कोई घोड़ा है, कोई हॉर्स है, उसको पहले उसने बेचा तो उसको 10% का फायदा हुआ, फिर उसने उसको फिर बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ। तो देखो इसमें आप वैल्यू पुट करो, 10 माइनस 10, ये तो 0 हो गया, खत्म।
यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में आएगी ये वैल्यू, तो माइनस में मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस ही होता है और ऑलमोस्ट 100% लॉस ही होता है यदि वो इस तरीके से बोले। तो देखो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये खत्म होता है। डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है इससे, ठीक है। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल वही है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है और परसेंटेज निकालनी है, बस इसी में वो नए नए सिनेरियोज बनाएगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनको आपको याद करना है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो परसेंटेज की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड करते हैं, और यदि डेसिमल को परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, राइट। तो देखो इसका मतलब है कि एक्स वाई का इतने परसेंट है। परसेंटेज में क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं, वो पूछेगा कि किसी टाउन की अभी करंट पॉपुलेशन इतनी है, तो यदि वो पॉपुलेशन आर रेट से बढ़ रही है 10% की रेट से, 2% की रेट से या 5% की रेट से, तो बोलेगा कि 2 साल के बाद में बताइए उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो यदि हमको उस टाउन की इस तरीके से 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में पॉपुलेशन निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इस फॉर्मूला में ये है करंट पॉपुलेशन, ये है रेट जिस रेट से बढ़ रही है, और ये है नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। यदि वो पूछ ले, ये तो देखो उसने पूछा कि फ्यूचर में 2 साल 4 साल के बाद में क्या पॉपुलेशन होगी, यदि वो पूछ ले कि करंट इतनी है और इतने रेट से बढ़ रही है तो बताइए 2 साल पहले कितनी थी, तो देखो उसके लिए ये वाली जो टर्म है ये पी के नीचे आ जाएगी, बस ये डिवाइड में हो जाएगी, तो इससे हम पहले की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि इतने रेट से बढ़ रही है, यदि वो बोले कि इतने रेट से घट रही है, माना कि 5% की रेट से घट रही है, तो हमको सिंपली क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना। बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है। देखो यही वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था, कहां पे देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा था, सेम फॉर्मूला है ना, देखो वही वाला फॉर्मूला। अभी इसमें वो बोल दे कि पहली साल में R1 की रेट से, दूसरी साल में R2 की रेट से, तो हम क्या करेंगे, वही अलग अलग इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही देखो वो पूछ ले कोई भी आर्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई मशीन है, बोल रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, तो अभी उसकी करंट वैल्यू ये है, तो बताइए 10 साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी। सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फॉर्मूला। बाद के लिए ये और पहले के लिए डिवाइड कर देंगे, और यदि माइनस में है तो यहां पर माइनस कर देंगे रेट, यदि नेगेटिव में जा रही है तो, ठीक है। इसमें देखो और स्टैंडर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं कि इफ ए इज R% मोर देन बी, देन बी इज कितने परसेंट, मतलब वो ए से छोटा होगा। तो देखो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला R/100 प्लस R इंटू 100 परसेंटेज में निकल कर आएगा। ये जो R है बस इसका ही खेल है सारा, R/100 प्लस R। यदि ये बोले, देखो यहाँ पे बात हो रही है मोर की, यहाँ पे बात हो रही है लेस की, ये बोले कि A R% लेस है B से, तो बताइए B A से कितना परसेंट ज्यादा है, अपोजिट हो जा रहा है। तो इसमें देखो क्या करना है, R अपॉन यहाँ पे हमको माइनस कर देना है। अब देखो दोनों को याद कैसे करेंगे, यहाँ पे हो रही है बात लेस की, लेस ये टर्म कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू घटेगी, तो लेस। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा जिससे कि हमको डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। ये मैं ओनली याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या है मोर, तो मोर कब होगा, ये पूरी टर्म मोर कब होगी, बढ़ेगी कब, जब इसका डिनोमिनेटर घटेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ओवरऑल टर्म जो है ये बढ़ेगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो कुछ ही फॉर्मूले हैं, अलग अलग टॉपिक्स में सेम फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यही तो बोलता हूँ, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में आपको स्टडी करना चाहिए और ब्रीफ में करना चाहिए, पूरा एक ओवरऑल आपको पूरे सब्जेक्ट को देखना चाहिए, तो उससे आपको ना इस तरीके से क्लैरिटी बनती हुई चली जाएगी, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी। अब यही चीजें आपको पढ़ने में कई दिन लगते हैं, आप मैराथन देखोगे 4-5 घंटे की, यहाँ पे ये देखो 25-30 मिनट में आपका आसानी से काम हो जा रहा है। पूरी मैथमेटिक्स आपके दिमाग में से, नजरों के आगे से निकल जाएगी, एंड यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट, और क्लैरिटी रहेगी, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। यदि ये चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना। और देखो डिफेंस करंट अफेयर्स मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसमें देखो एक और सिनेरियो बनता है, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 5 से 10 सेकंड्स में होते हैं, और यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है ना, ये बात नहीं पता है, तो आप 10 मिनट में भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, कोई गारंटी नहीं है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सिनेरियो क्या है कि किसी भी चीज का, कोई भी चीज है, चीनी है, मिट्टी का तेल है या गैस है, कुछ भी है, कि उसका जो प्राइस है वो R% से बढ़ जाता है, तो किसी फैमिली को जो भी उसको इस्तेमाल करती है उसको कितने % से उसका यूज रिडक्ट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो देखो उसका फॉर्मूला ये है R/100 प्लस R इंटू
100, ठीक है। आर क्या है, ये वाली रेट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अभी देखो हमने यहाँ पे बात की इंक्रीमेंट की, तो डिक्रीमेंट भी तो हो सकता है। तो देखो यदि उसका प्राइस R% से रिड्यूस हो रहा है तो उसको वही अपना एक्सपेंडिचर रखने के लिए कितना कंजप्शन कितने % से बढ़ाना हो, तो देखो उसका फॉर्मूला हुआ R/100 माइनस R इंटू 100। ये आप देख रहे होंगे फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, बस अलग अलग केसेस हैं, लैंग्वेज बदल रही है, अदरवाइज फॉर्मूलाज वही हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो याद करने के लिए क्या है, वही है। इसको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल टर्म को रिड्यूस करना है। रिड्यूस कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। देखो यही देख रहे हैं हम सारे केसेस में, यही देख रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है, बढ़ाना है इसको, ये देखो बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कब, जब इसका डिनोमिनेटर घटेगा। तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। तो देखो ये है परसेंटेज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से लगभग हम 60 to 70% को हम कवर कर चुके हैं, बल्कि ज़्यादा कोई कवर कर चुके हैं, अराउंड 70% को हम कवर कर चुके हैं। अब देखो हम बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो देखो बोलेगा कि कोई राइस है जिसका रेट है 40 रुपीज़ पर केजी और उसको 20 रुपीज़ पर केजी के राइस में मिक्स किया जा रहा है। कोई दुकानदार है वो देखो चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो 40 रुपये वाले चावल को 20 रुपये वाले चावल में मिला रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उनको किन रेशो में, किस रेशो में उसको मिलाया जाए जिससे कि उनकी जो कीमत है 30 रुपीज़ पर केजी हो जाए, ठीक है। यही है बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखो इसमें क्या करना है कि पहले वाले टाइप की राइस को यहाँ पे लिखो, दूसरे वाले को यहाँ पे लिखो, ये आएगा इसका मीन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये बताएगी इसका रेशो। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो रेशो वाली वैल्यू है ये कैसे आएगी, इस वाली वैल्यू में से ये जो माना 40 रुपीज़ पर केजी है और ये 30 अभी मैंने बताया, तो इसमें से इसको घटाओ तो ये वैल्यू लिखनी है हमको यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये इसकी क्वांटिटी बताएगी, इसका रेशियो बताएगी, और इसमें से इसको घटाओ तो इसको लिखो यहाँ पे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इसकी क्वांटिटी बताएगी, ठीक है। तो ये वाला जो रेशियो होगा ये बताएगा कि इनको किस रेशियो में मिलाना चाहिए जिससे कि इसका जो मीन आए, जो मिक्सचर आए, उसकी वैल्यू ये आए 30 रुपये पर केजी आए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से करना है। अब देखो वो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो यही जो अभी मैंने बताया, ये रेशो पूछ लेगा, इन तीनों की वैल्यू दे देगा, या वो क्या करेगा कि इनकी वैल्यू दे देगा, ये रेशो दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, या वो क्या करेगा कि इनकी सबकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, या इनकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। और देखो क्या करेगा, बोलेगा कि ये जो आया, ये जो मिक्सचर आया बन के, इसको वो इतने रुपीस पर बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको फिर देखो क्या करना है, आपको ये कॉस्ट प्राइस है ये निकालना है पहले प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के, जैसा कि अभी हमने देखा प्रॉफिट वाले टॉपिक में। तो प्रॉफिट परसेंटेज जैसे कि 10% का हो रहा है तो 10/100, और वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करके, सेलिंग प्राइस वो बोलेगा कि भाई 35 पे बेचा या कितने पे बेचा, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो आपका निकल कर आ जाएगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा इससे। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखो सर्कल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्कल के आपको एक तो एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोई सर्कुलर फील्ड है और इसकी फेंसिंग की जा रही है, और बोलेगा कि इतने मीटर स्क्वायर, बोलेगा एक जो यूनिट एरिया होगा कि उसकी कॉस्ट इतनी आती है फेंसिंग की, तो बताइए इसको पूरे को फेंसिंग करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखो क्या करना है, हमको इसका पेरीमीटर निकालना है और फिर उसको जो कॉस्ट है जितने भी रेट से वो बता रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका ये एंगल पूछ सकता है, कितना एंगल कवर कर रहा है, तो देखो इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सर्कल से आपके एफकेट में क्वेश्चन बनते हैं। क्यूब है, क्यूब का देखो सरफेस एरिया क्या है 6a², इसमें भी देखो पूछ लेगा। इसमें ये पूछ सकता है कि भाई ये बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब कितने बनेंगे, सरफेस एरिया पे पूछ सकता है। पूछ लेगा कि इसको पेंट करने का कितना चार्ज लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो देगा कि इतने यूनिट एरिया की कॉस्ट इतनी है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से क्यूबॉइड का होगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो कौन का है टोटल सरफेस एरिया, और जो ये कर्व्ड वाला जो सरफेस एरिया है, और ये स्लैंट हाइट, ये देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सिलेंडर पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सिलेंडर में ये होलो भी हो सकता है और ये ऐसा नॉर्मल भी हो सकता है। सिलेंडर में देखो वायर पे क्वेश्चन बनता है, जो वायर होता है उसकी शेप होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो उसकी लेंथ पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि उसको फॉर्म करके, जैसा कि कोई वायर है तो ये इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया जाता है, तो इसका पेरीमीटर पूछ लेगा या एरिया पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं।
और देखो सभी एग्जामिनेशंस का फेवरेट क्वेश्चन क्या बनता है, स्फीयर से पूछता है। जैसे कि कुछ बॉल्स हैं, कोई एक बड़ी बॉल है, उसको मेल्ट करके छोटी बॉल्स बनाई जा रही हैं, तो पूछेगा कि भाई बताइए कितनी बॉल्स बन सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो n से, तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉल्स निकल के आ जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ब्रीफ में कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब ये टॉपिक मैंने जब बैच में कराया था तो काफ़ी डिटेल में कराया था, जितने भी सिनेरियोज थे ऑलमोस्ट सारे कवर करे थे, और क्वेश्चन भी कोई भी उनसे बाहर नहीं आया था, राइट। अभी मेरे पास में टाइम नहीं है कि टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूं, मैं आपका ब्रीफ में रिवीजन करा रहा हूं, ओके। अभी देखो बात करते हैं हम क्लॉक की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत सिंपल है, यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये जो मिनट वाली सुई होती है, ये घंटे वाली सुई में 1 घंटे में 55 मिनट्स का गेन कर लेती है, ठीक है। जितनी देर में ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आएगी, इतनी देर में मिनट वाली सुई यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाएगी, तो 55 मिनट्स का ये गेन करती है, ठीक है। दोनों हैंड्स, ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो है, ये एवरी 60 मिनट में ये कोइंसाइड करती है। और देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जैसे कि माना ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, जब इनके बीच में ये कितने का डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, और मिनट कितने होंगे, 15 मिनट्स, क्योंकि हर 5 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो देखो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा, 30 मिनट्स का होगा। देखो घंटे वाली सुई जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये 30 मिनट्स का इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड इन 12 आवर्स, 360 डिग्री आपको पता ही है। मिनट वाली वो 60 मिनट में कर लेगी 360 डिग्री का एंगल कवर। नंबर ऑफ टाइम्स, एक दिन में ये दोनों हैंड्स कोइंसाइड कितनी बार करेंगे, 22 बार करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट कब रहेंगे, 44 बार रहेंगे। देखो एक बार तो एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से, और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। ये स्ट्रेट रहेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो देखो 44 का आधा 22, और देखो राइट एंगल पर 44, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पे यदि आप पूरा पहली बार टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो और वहीं पे क्वेश्चन को सोल्व करने की स्टार्टिंग कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे क्या आसान होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि माना 4:30 बज रहे हैं, राइट। तो 4:30 बजे देखो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ 4 और 5 के बीच में होगी, और ये वाली जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पर होगी। तो पूछेगा इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो देखो अभी हमने क्या देखा है कि घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, और मिनट वाली भी ऐसे ही करती है। तो देखो हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो घंटे वाली सुई को यहाँ से 12 से यहाँ पे आने में कितना एंगल कवर किया इसने। देखो ये मिनट वाली जो सुई होगी इसका एंगल कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री, और देखो ये आर वाली का जो एंगल होगा इसको हम निकाल लेंगे, राइट। और इसमें मिनट वाले एंगल में से घंटे वाले एंगल को घटा देंगे, तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करके जाना, बिना ऐसे ही जाओगे प्रैक्टिस किए तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, इससे भी क्वेश्चन आएगा। इसमें देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कॉइन से बनेगा, डाइस होगा, कार्ड्स होंगे, बैग एंड बॉल होंगी, ठीक है, लेटर्स होंगे, और भी कुछ अदर सिनेरियोज बनते हैं। वर्ड में जो हमारे अल्फाबेट वगैरह होते हैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं 4 टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। कॉइन में देखो क्या होगा, कॉइन 2 ही उसमें केस बनेंगे, हेड एंड टेल। यदि एक बार उसको उछलवा रहा है तो 2 ही केस बनेंगे। बोलेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 1/2 होगी, वेरी सिंपल। यदि कॉइन को 2 बार उछलवा रहा है तो कितने केस बनेंगे, 4 बनेंगे। अब पूछेगा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो फेवरेबल केसेस होंगे वो ऊपर होंगे, नीचे टोटल केसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो देखो टोटल केसेस इसमें हम देख रहे हैं एक बार में 2, और जो वो फेवरेबल जो पूछ रहा है कि भाई हेड कितनी बार आएगा, तो वो ऊपर 2 बार उसको टॉस करवा रहा है तो नीचे 4 आएगा, क्योंकि टोटल केसेस 4 बनेंगे। पूछेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने के जितने भी केसेस बनेंगे 4 में से जितनी बार हेड आएगा उसको हम ऊपर लिख लेंगे, 1 बार 2 बार जितनी भी बार है, ठीक है। 3 बार करवाएगा तो ये नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से डाइस में करेंगे। डाइस में भी देखो कैसे है, एक बार जब हम उसको उछालेंगे तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, 6 बनेंगे। 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। पूछेगा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल केसेस क्या है, 3 आने की, तो एक ही बार आएगा ना उस पे। जब उसको हम उछालेंगे तो एक ही बार आने के चांसेस है, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। वो पूछ ले 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो उसमें क्या करेंगे हम, 1 में से ये आने की प्रोबेबिलिटी को हम घटा देंगे 1/6, तो आंसर आएगा आपका 5/6, राइट।
तो देखो डाइस में इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस और भी बनते हैं लेकिन मैं अभी ब्रीफ में कवर कर रहा हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ। वैसे तो और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ लेगा 2 बार उछाला जाए तो कितने केसेस बनेंगे, 36 बनेंगे। और फिर पूछेगा कि जो वो नंबर आएगा उसका एडिशन ओड आए या 5 आए या 3 आए, तो उसमें कई सारे केसेस बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो डाइस से इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। कार्ड में क्या होगा, जैसे कि 52 कार्ड्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए, राइट। वो पूछेगा कि एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 में से, तो बताइए वो हुकुम का कार्ड होगा, ठीक है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हुकुम का कार्ड होगा। तो देखो 4 शूट्स होते हैं, 2 शूट्स रेड होते हैं कलर में और 2 ब्लैक के होते हैं। तो यदि वो हार्ड का पूछ ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अब देखो टोटल कितने पत्ते हैं, 52 में से एक पत्ता चूज करने के तरीकों की संख्या क्या होगी, 52C1, ठीक है। ये देखो आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा मैं इसको। 52C1 ये है टोटल केसेस, 52 पत्तों में से एक पत्ता चूज करने के तरीकों की संख्या है 50C1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो हार्ड का हो वो लाल पत्ता, तो देखो हार्ड के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ता होते हैं ना, 52 में 4 शूट्स होते हैं तो 13 होंगे, तो 13 में से एक पत्ता चूज करने के तरीके कितने होंगे, 13C1। तो देखो ये है ऊपर फेवरेबल केसेस और नीचे है टोटल केसेस। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये देखो ये जितनी बार नीचे है इतनी बार इसको खोलते हुए चले जाते हैं। यदि यहाँ पे 2 होता है तो 13 गुणा 12 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इस तरीके से करते हैं। लेकिन एक ही बार है तो 13 डिवाइडेड बाई 1 और नीचे 52 डिवाइडेड बाई 1, तो 13/52 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/4, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बैग एंड बॉल्स वाला है इसमें भी ऐसे ही करते हैं। और वो बोलेगा कि एक बैग में सफ़ेद बॉल हैं 4, काली बॉल है 6, तो बताइए उनमें से एक बॉल ली जा रही है, तो बताइए उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 10, तो देखो नीचे आएगा टोटल केसेस 10C1, राइट। और पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो व्हाइट क्या है, 4 है, तो 4 में से ही तो एक आएगी ना, तो ऊपर क्या होगा 4C1, राइट। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/10 2/5 ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो देखो बेटा इस तरीके से आपकी एफकेट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, उनका हमने अभी क्विक रिवीजन देखा है। एंड आई होप डेफिनेटली ये पूरी मैथमेटिक्स आपकी नज़रों में से गई होगी, आपके दिमाग में एक मानसिक इसका एक चित्रण बना हुआ है, एक इमेजिनेशन बनी होगी और आपको क्लैरिटी बनी होगी कि भी क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी मदद मिलेगी, राइट। और तैयारी करने में भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मदद मिलेगी, आपका एक पूरा बर्ड आई व्यू बना होगा। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये कैसा लगा, उसी हिसाब से मैं आगे आपकी क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो आप अच्छे से तैयारी करिए, मेन थिंग इज बी कॉन्फिडेंट। मैंने ये स्ट्रेटजी वाली एक वीडियो बनाई है, उसको आप प्लीज जरूर देख लेना, कॉन्फिडेंट रहना। उसमें मैंने बताया है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा दिमाग से काम करो तो आप आसानी से इस दौड़ में से आगे निकल के अपने आप को कॉम्पिटिशन में आगे ले आओगे। अदरवाइज मेहनत करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कट ऑफ तक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा स्मार्टनेस की जरूरत है। इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स का रिवीजन करो, अदर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो। इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। वो ज्यादा स्पीड में करके देख लेना, इसको इतना टाइम नहीं है तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।